हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बजट 2023। और बजट जो है दोस्तों, जितने भी पीसीएस एग्जाम हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है और साथ ही जो बिहार शिक्षक का एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भी लोग बच्चे जो बिहार शिक्षक का एग्जाम देने वाले हैं, बजट को जरूर पढ़ के जाए और वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जितने भी योजना है जिसके बारे में बजट 2023 में चर्चा की गई है उसको एक जगह बताया गया है, क्योंकि उससे क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, पहले डाटा से और लास्ट में जो भी योजना है जो भारत सरकार चलाएगी 2023-24 में, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो बजट 2023 को हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1 फरवरी 2023 को निर्मला सीतारमन ने 5वां केंद्रीय बजट पेश किया। ठीक है, जो हमारे देश के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी ने 5वां केंद्रीय बजट पेश किया 2023-24 का, मतलब वो 5वीं बार बजट पेश करने वाली हो गई है। ठीक है, निर्मला सीतारमन जी। और कब पेश किया गया था बजट? तो 1 फरवरी 2023 को। इस बार का टोटल बजट जो था दोस्तों इंडिया का, वो था 45.3 लाख करोड़। कितना? तो 45.3 लाख करोड़ का बजट था भारत का। और इसके साथ ही भारत 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है विश्व में। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। भारत जो हो गई है 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। बजट की बात करें तो ये पिछले साल से 7.5% अधिक है। इस साल का जो बजट है पिछले साल की तुलना में 7.5% अधिक है। और यह इस बजट को दोस्तों अमृत काल का पहला बजट है। ठीक है, ये जो है दोस्तों अमृत काल चल रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। 75वीं जब हमारा इंडिपेंडेंस मनाया गया था उसी के बाद से अमृत महोत्सव चल रहा है और अमृत काल का ये पहला बजट है। तो ये जो है दोस्तों अमृत काल का कौन सा बजट है? 2023-24 वाला तो पहला बजट है। ठीक है, इसके लिए विजन क्या है? तो अमृत काल के लिए जो विजन रखा गया है सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था। तो इसको भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि अमृत काल के लिए विजन क्या है बजट का? तो सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था। इस बार के बजट में दोस्तों बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकता की बात की गई है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे कौन कौन से वो 7 प्राथमिकता है और इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इस 7 प्राथमिकता को दोस्तों सप्तऋषि के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, तो जो 7 प्राथमिकता है बजट 2024 की, उसको किस नाम से जाना जाएगा? तो सप्तऋषि, जो हमारे देश के जो ऋषि मुनि हैं उनको समर्पित ये 7 ऋषि से संबंधित ये सप्तऋषि की संज्ञा दी गई है। इसमें पहला जो है दोस्तों वो है समावेशी विकास, दूसरा है अवसंरचना और निवेश, तीसरा है हरित विकास, चौथा है वित्तीय क्षेत्र, 5वां है आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, मतलब बजट के जरिए हम भारत के जो आखिरी व्यक्ति है उस तक पहुंचने की बात की गई है। उसके बाद क्षमता का विकास और युवा शक्ति की बात की गई है। तो बजट 2023-24 में जो 7 प्राथमिकता है वो कौन कौन सा है? तो समावेशी विकास, अवसंरचना और निवेश, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, क्षमता का विकास और युवा शक्ति। और इसी 7 प्राथमिकता को बोला गया दोस्तों क्या? तो सप्तऋषि बोला गया है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा आवंटन जो किया गया है इस बार के बजट में वो किस क्षेत्र पे किया गया है? तो 5.9 लाख करोड़ का जो आवंटन किया गया है रक्षा मंत्रालय के लिए किया गया है। और ये सबसे ज्यादा क्या है? बजट का आवंटन किया गया है। किस चीज के लिए? तो रक्षा मंत्रालय के लिए। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि सर्वाधिक पूछा जा सकता है कि इस बार के बजट में सबसे ज्यादा ध्यान किस क्षेत्र पर दिया गया है? तो रक्षा के क्षेत्र पर दिया गया है। और कितना का बजट है? तो 5.9 लाख करोड़ का बजट है। ठीक है, प्रमुख योजना और उसके लिए धन का आवंटन इसको भी देखेंगे। तो जल जीवन मिशन योजना आप लोग जानते ही हैं। जल जीवन मिशन योजना के तहत 70,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कितने? तो 70,000 करोड़ रुपए। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना जो भी मतलब कि गरीब लोग हैं उनके लिए आवास योजना चलती है और इसके लिए 79,590 करोड़ रुपया। साथ ही पीएम किसान के लिए 6,000 करोड़ रुपए की बात की गई है। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को खाते में डायरेक्ट पैसा भेजा जाता है, ये लोग आप लोग जानते ही होंगे। उसके बाद अमृत और स्मार्ट सिटी को डेवलप करने के लिए 16,000 करोड़ रुपए इस बार के बजट में प्रावधान किया गया है।
उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 38,953 करोड़ की व्यवस्था की गई है, आवंटन की गई है। तो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो जो भी टीचर एग्जाम वाले हैं इस डाटा को जरूर याद रखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए बजट 2023-24 में कितना आवंटन किया गया है, तो 38,953। और टीचर वाले एग्जाम वाले बिल्कुल इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद है राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन के तहत 36,785 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि बजट 2023-24 से रिलेटेड है और जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर ले तो भारतीय अर्थव्यवस्था 7% से बढ़ने का अनुमान है। तो 23-24 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है कितना से बढ़ जाएगा, तो 7% से बढ़ जाएगा और भारत जो है दोस्तों 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। ठीक है, बन गई है, भारत जो है 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व में। ठीक है, अब बात करें प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो ये 1.97 लाख रुपया है। मतलब ये जो है प्रति व्यक्ति आय एक साल में 1.97 लाख रुपया हो गया है, जो कि दुगुने से कहीं अधिक वृद्धि हुई है। और इसमें दोस्तों दुगुने से अधिक वृद्धि हुई है, तो ये पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे जीएसटी का मासिक राजस्व कितना वसूली हो रहा है। तो 1.5 लाख करोड़ का राजस्व जीएसटी से प्राप्त होता है मंथली, और ये बजट 2023-24 में बात की गई है। ठीक है, उसके बाद जीडीपी विकास दर जो रहने वाला है 2023-24 में ये 10.5% का अनुमान लगाया गया है कि जीडीपी का विकास दर जो है 23-24 में 10.5% का अनुमानता रहने वाला है। उसके बाद बात करें राजस्व व्यय की, तो राजस्व व्यय जो है दोस्तों 35.0 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं और ब्याज भुगतान जो है दोस्तों राजस्व व्यय का 10.8 लाख करोड़ ये 2023-24 में देखने को मिलेगा, जो कि राजस्व व्यय का कितना है तो 10.5% कहां से आ जाएगा, तो ब्याज भुगतान से ही आ जाएगा। अब बात करें राजकोषीय घाटा क्या है, तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% रहने वाला है। कितना रहने वाला है, तो 5.9% रहने वाला है जीडीपी का राजकोषीय घाटा और 17.86 लाख करोड़ रुपए ये हो जाएगा। ठीक है, 25-26 तक इसे 4.5 से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है और 25-26 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि राजकोषीय घाटा को 4.5 से नीचे लाया जाएगा। ठीक है, अब बात करें टैक्स स्लैब में, तो टैक्स स्लैब में ही दोस्तों 5 लाख से इसको घटा के क्या कर दिया गया है, 7 लाख कर दिया गया है। 7 लाख से घटाकर मतलब कि अब 7 लाख तक किसी जो भी अर्निंग करने वाले लोग हैं सालाना 7 लाख रुपए उसको टैक्स में छूट दी गई है, मतलब टैक्स नहीं लगेगी। 7 लाख की कमाई पर हमें टैक्स नहीं देना है, टैक्स फ्री कर दिया गया है। और अग्निवीर कॉपर्स फंड से जो पैसे मिलेंगे, जो अग्निवीर की भर्ती होने वाली है और उसमें जो बोला गया है कि जब सेवा समाप्त करने के बाद जो पैसा मिलेंगे उसमें दोस्तों वो जो पैसा होगा बिल्कुल टैक्स फ्री होगा, उस पर कोई किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लागू किया जाएगा। अब अगला है दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ किसानों को 2.5 लाख करोड़ का नगद दिया जाएगा। इसके पीएम किसान सम्मान निधि इसी योजना के तहत क्या किया जाता है, किसानों के खाते में साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं किसानों को मदद के लिए, और इसी के तहत आवंटन किया गया है 11.4 किसानों के लिए 2.5 लाख करोड़ नगद की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कृषि त्वरक कोष। कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। ये स्थापना जो किया जाएगा दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप हो, युवा वर्ग जुड़े, युवा उद्यमी जो है वो जुड़े, इसके लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी और इसका जो प्रावधान किया गया है बजट 2023-24 में किया गया है। उसके बाद बात करेंगे तो लघु बचत योजना और महिला समाज सम्मान बजट पत्र, इसकी भी व्यवस्था 2023-24 के बजट में की गई है और इसमें बोला गया है कि मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए ये उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला है आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम। आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के तहत उच्च मूल्य की बागवानी फसल को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इसके लिए
2200 करोड़ रुपए का भी परिव्यय की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से उच्च मूल्य की बागवानी फसलों के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और उसे लगाने के लिए पैसे भी दिए जाएंगे। 22 और इसके लिए आवंटन किया गया है 2200 करोड़ का। ठीक है, तो आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो बागवानी फसलों से संबंधित है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला है दोस्तों प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान। ये दोस्तों योजना अभी आप लोग 15 अगस्त को देखे होंगे, मोदी जी भाषण दिए थे, तो इसी योजना के चर्चा भी किए हैं। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत जो हमारे पारंपरिक कारीगर हैं, जो शिल्पकार है, और उसे कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। इसमें जो पारंपरिक कारीगर है, जैसे जो सूती वस्त्र उद्योग में लगे कारीगर है, जो बुनकर लोग हैं और जो छोटे छोटे शिल्पकार है, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उसके प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उन लोगों की आमदनी बढ़े और देश के विकास में वो लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सके। इसके लिए वित्तीय सहायता की भी व्यवस्था की गई है और ये योजना है दोस्तों प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों के कौशल प्रशिक्षण और उसकी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। ठीक है, अगला योजना दोस्तों वो है डे NRLM। डे NRLM, इसमें दोस्तों 81 लाख स्वयं सहायता समूह को बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित किया जाएगा। आप लोग जानते होंगे स्वयं सहायता समूह जो सेविका जो दीदी हैं वो लोग काम कर रही हैं बिहार में, और SSG ग्रुप के तहत स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप इसे बोला जाता है, स्वयं सेवी ग्रुप और समूह के रूप में काम बहुत सारा हो रहा है। बिहार में भी आप लोग देखे होंगे कि समूह का निर्माण किया गया है। तो इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित करने के लिए ये योजना लाया गया है। अभी जो है वो लोग छोटे छोटे उद्योग चला रहे हैं, छोटे छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसको कैसे बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित किया जाए, इसके लिए ये योजना लाया गया है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है संप्राश्विक मुक्त ऋण। संप्राश्विक मुक्त ऋण ये दोस्तों MSME के क्षेत्र में दिया जाएगा और इसमें 2 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा। इस क्षेत्र में कितना? तो 2 करोड़ का लोन और इसमें ये दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है विश्वास से विश्वासवन योजना। विश्वास से विश्वासवन योजना ये भी MSME के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए दिया जाएगा MSME के क्षेत्र में। उसके बाद बात करें राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की बात की गई है 2023-24 के बजट में कि एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री का निर्माण किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, और इसमें दोस्तों जितने भी वित्तीय लेन देन हुए हैं उसकी एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी ताकि पैसे का लेन देन और कैसे व्यय हो रहा है उसको एक रिकॉर्ड के रूप में रखा जा सके। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर यह वित्तीय सूचना रजिस्ट्री का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद बात करें पेंशन, रक्षा पेंशन पे, तो इस बार दोस्तों रक्षा के क्षेत्र पे सबसे ज़्यादा व्यय किया गया है बजट 2023 में, और साथ ही दोस्तों रक्षा पेंशन पे भी अलग से 5,93,537.67 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो देख सकते हैं कि सरकार का कितना ध्यान है रक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद बात करें तो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू करने की बात की गई है 2023-24 में। एनीमिया को ख़त्म करने के लिए, एनीमिया जो बीमारी है उसके उन्मूलन के लिए ये व्यवस्था की गई है। ठीक है, उसके बाद 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की बात की गई है। 2023-24 में ये बात किया गया है कि 157 नए नर्सिंग कॉलेज का स्थापना किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाए कि 2023-24 के बजट में कितने नए नर्सिंग कॉलेज खोलने या स्थापित करने की बात की गई है, तो 157। उसके बाद 740 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे और इसके लिए 3 वर्ष में 38,000 शिक्षक और कर्मचारी की भर्ती की जाएगी। तो कितने एकलव्य मॉडल स्कूल? तो देश भर में दोस्तों 740 एकलव्य मॉडल स्कूल खोलने की बात की गई है 2023-24 के बजट में। उसके बाद बात करें रेलवे, तो रेलवे को दोस्तों 75,000 करोड़ का फंड मिला है, और ये जो फंड मिला है रेलवे को 100 नए योजना की शुरुआत करने के लिए, रेलवे के द्वारा 100 नए योजना को शुरुआत करने के लिए फंड दिया गया है भारत सरकार के द्वारा 2023-24 के बजट में। ठीक है, और कितना? तो 75,000 करोड़।
उसके बाद निकाय डिजी लॉकर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ पे हम अपने डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें दस्तावेजों को सुरक्षित स्टोर करने के लिए स्थापित किया जाएगा निकाय डिजी स्टोर। इसे निकाय स्तर पर क्या किया जाएगा, डिजी लॉकर की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद 500 नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किया जाएगा, मतलब कि 500 नया अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसे गोवर्धन योजना के तहत यह स्थापना किया जाएगा। किस योजना के तहत, तो गोवर्धन योजना के तहत, जिसमें अवशिष्ट पदार्थों से आमदनी कैसे हो संयंत्र स्थापित करके, तो उसकी बात की गई है। 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र की भी स्थापना किया जाएगा, 10,000, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार किया जाएगा। और इसके लिए क्या किया जाएगा, तो 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र खोले जाएंगे। कितने, तो 10,000। चलिए अब देखेंगे अपर भद्र परियोजना। दोस्तों साथ ही आप लोग चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए ताकि जो भी वीडियो आए आप लोग तक पहुंचे। और इसी तरीके से हम सारा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लाते रहेंगे, तो चैनल से जरूर जुड़े रहें, ठीक है। अब बात करेंगे अपर भद्र परियोजना। अपर भद्र परियोजना ये जो है दोस्तों अस्थायी सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने के लिए और पेयजल के सतही टैंकों को भरने के लिए ये योजना चलाई गई है। और आप लोग जानते हैं गर्मी के सीजन में किस तरीके से पेयजल के लिए वो हो जा रहा है, भारत में शॉर्टेज हो जा रहा है, और इसी के लिए ये योजना चलाया गया है अपर भद्र परियोजना, ठीक है। सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने के लिए और पेयजल के लिए सतही टैंकों को भरने के लिए। उसके बाद दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है और इस भारत भी 3 नए उत्कृष्ट केंद्र खोला जाएगा। इसकी बात किया गया है बजट 2023-24 में कि इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्ट केंद्र खोला जाएगा और ये उत्कृष्ट केंद्र जो प्रमुख IIT है उसके सहयोग से खोला जाएगा। उसके बाद एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है, PM प्रणाम कार्यक्रम। PM प्रणाम कार्यक्रम, इसमें दोस्तों स्टेट और यूनियन टेरिटरी में उर्वरक और रासायनिक उर्वरक के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू किया गया है PM प्रणाम कार्यक्रम की। PM याद रखिए कि PM जो है वो प्रणाम कर रहे हैं आप लोगों को कि उर्वरक और रासायनिक उर्वरकों का खेतों में ज़्यादा प्रयोग न करें। और आप लोग देखे होंगे कि इस बार 15 अगस्त पे एक कार्यक्रम भी चलाया गया था जिसमें भारत माता बोल रही हैं कि हमारा उर्वरक के उपयोग से किस तरीके से मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो छीन होती जा रही है और बंजर होती जा रही है भूमि। तो इसीलिए PM प्रणाम कार्यक्रम के तहत ये चलाया गया है कि आप लोग उर्वरकों का कम से कम उपयोग करें, जैविक खेती का बढ़ावा दें, ठीक है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे, ठीक है। उसके बाद अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना ये आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए चलाया गया है। जो भी आर्द्र भूमि क्षेत्र है भारत में उस समय को प्रोत्साहित करने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि आर्द्र भूमि जो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा विविधता देखा जाता है और ये दलदल वाला क्षेत्र होता है। बिहार में भी आर्द्र भूमि वाला कई क्षेत्र हैं जिसमें से जो बेगूसराय में है उसे अभी उसको क्या मिला है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है, ठीक है। तो कौन है, तो वो है कांवर झील। कौन, तो कांवर झील आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किया गया है, बिहार में है, बेगूसराय में है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला है मिष्टी योजना। मिष्टी योजना, इसके तहत दोस्तों तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण की शुरुआत की गई है। अभी जो है करंट में मैंग्रोव क्षेत्र जो है दोस्तों वो 2 ही जगह है, एक पश्चिम बंगाल का सुंदरवन का क्षेत्र और दूसरा कच्छ के रण का क्षेत्र जो दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों मैंग्रोव का पौधारोपण किया जाएगा तटीय रेखा क्षेत्र में और ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंग्रोव क्षेत्र और यहाँ पे सबसे ज़्यादा विभिन्न प्रकार के जीव जंतु का विकास होता है, ठीक है। तो मिष्टी योजना जो है दोस्तों तटीय क्षेत्र में जो समुद्री वाला क्षेत्र है, जैसे कि आप भारत का देखेंगे ये नक्शा नीचे वाला और ये पूरा जो है दोस्तों समुद्री क्षेत्र है और इसी तटीय क्षेत्र में हमें क्या है, तो मैंग्रोव पौधारोपण की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। उसके बाद अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षिता संवर्धन योजना। इस योजना के तहत 3 वर्ष में 47 लाख युवा के वजीफा सहायता प्रदान करने की बात की गई है। उसके बाद अगला है भारत श्री योजना, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत श्री योजना जो दोस्तों प्राचीन पांडुलिपि के डिजिटलाइजेशन से संबंधित है। तो पूछा जाए भारत श्री योजना किस लिए लाया गया है, तो जितने भी प्राचीन पांडुलिपियां हैं उसको डिजिटल रूप से कन्वर्ट किया जाए, उसका डिजिटलाइजेशन किया जाए, इसके लिए भारत श्री योजना लाया गया है।
उसके बाद लास्ट है जन विश्वास विधेयक पेश। जो विश्वास विधेयक जो है ये पेश किया गया है और इसमें इसके तहत 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधित किया जाएगा। ठीक है, तो 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधित किया जाएगा इसमें जन विश्वास विधेयक पेश करके। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बजट 2023 को पूरा किया है और इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हमने कवर किया है। साथ ही दोस्तों इसके बाद हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें बजट 2023-24 से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसको आप लोग को कवर करा देंगे। ठीक है, तो एग्जाम तक ये सारा कवर हो जाएगा। तो आप लोग जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस को, बजट जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, और शिक्षक एग्जाम वाले भी आप लोग भी बजट देख के जाइएगा। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।